नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम आप सभी लोगों को। और स्वागत है हमारे चैनल जीएस स्टडी 94 में। तो दोस्तों, इस तरह के न्यूज़पेपर का जो एडिटोरियल होता है, यदि आप वीडियो पाना चाहते हैं तो कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और किसी तरह का लेख से संबंधित कोई यदि आपके मन में किसी प्रकार का विचार उठ रहा है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें। और किसी प्रकार का यदि आप ओपिनियन देना चाहते हैं तो उसके बारे में भी आप सुझाव दे सकते हैं, हम उसका सम्मान करेंगे। तो चलते हैं दोस्तों, अब जो जनसत्ता का जो संपादकीय उसके बारे में कुछ देखते हैं। यदि आपसे कोई देखिए, जो भी एडिटोरियल आप जब पढ़ते हैं तो अपने परिवार की, क्योंकि इस समय तो मित्र खाली फ़ोन पे ही मिलेंगे। अगर मित्र भी फ़ोन पे हैं, जब आप उनसे इस तरह इससे रिलेटेड टॉपिक से बात करेंगे ना, तो आपके बारे में जो आपकी क्षमता है उसकी आप कद्र वो लोग करेंगे और कहेंगे कि इसके अंदर कुछ नई चीज़ें डेवलप हो रही हैं। ठीक है, जैसे कि अभी हम दैनिक जागरण में जो भी हम पढ़ाए हैं ई शिक्षा के बारे में, कि सारी चीज़ें जो हैं शिक्षा की ऑनलाइन की जाएंगी तो उससे क्या क्या समस्याएं कम होंगी देश में, पर्यावरण को कैसे मतलब एडवांटेज मिलेगा। ठीक है, तो ऐसी तमाम तरह की बातें जब आप उनसे जिक्र करेंगे तो वो भी कुछ आपको सुझाव देंगे, कुछ आप अपनी अच्छी बातें करेंगे। तो दो लोगों के बीच जो बातें होंगी ना, जो संगोष्ठियाँ होंगी, वो एक नई बातें निकल कर आएंगी। ठीक है, तो कभी कभार इन विषयों पर भी आप लोग चर्चा किया करिए, क्योंकि आप ही लोग देश के भविष्य हैं। और परिवार के लोगों से भी आप लोग बात किया करिए इस तरह के मसले पर। कभी कभार जब आप व्यक्तिगत बात करते हैं परिवार वालों से तो कुछ खिन्न भिन्न हो जाता है, क्योंकि आजकल परिवार के लोग भी तमाम तरह की समस्याओं से, देखिए जो घर का अभिभावक है, ठीक है, वो तमाम तरह की चीज़ों को जोड़ने और तोड़ने में लगा हुआ कि इसके बाद अब क्या करना क्या नहीं करना, किस तरह से खर्चा चलेगा, किस तरह से व्यवसाय चलेगा। तो ऐसे में कभी कभार उनसे इस तरह की बातें करिए ना कि बाप को, माँ बाप को, भाई बहन को आप पर गर्व हो कि इसकी जो सोच है अच्छी है, एक सार्थक दिशा में काम कर रही, हो सकता है भविष्य में आगे ये बेहतर कर सके। ठीक है, मैं हमेशा मानता हूँ कि जो लोग कहते हैं ये नालायक है, ये है ना, दोस्तों जो नालायक कर देगा परिवार का ना, वो शायद कोई ना कर पाएगा। बस उसके लिए एक मौके की ज़रूरत होती है कि आप उसे पहचान लें। वो वो हीरा है ना जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो चलते हैं, अब देखते हैं आज का जो एडिटोरियल, खरतरे में धरती। ठीक, आखिर क्या वजह है कि एडिटोरियल में ऐसे वाक्यों का चुनाव करना पड़ा, ऐसे शब्दों को डालना पड़ा, देखते हैं आगे। देखिए, लिखा, इस बार पृथ्वी दिवस पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों पर कोरोना की छाया है। इसी कारण यह पूरे विश्व द्वारा मनाया जाने वाला पहला डिजिटल अर्थ डे बन गया है। यह पृथ्वी दिवस की 50वीं वर्षगांठ भी है। 22 अप्रैल 1970 को अमेरिका के लगभग 2 करोड़ लोग, उस समय अमेरिका की आबादी के 10% के बराबर थे, पर्यावरण की रक्षा के लिए पहली बार सड़कों पर उतरे थे। अमेरिकी जनता की इस पहल को आधुनिक पर्यावरण आंदोलन का प्रारंभ माना जाता है। इस शुरुआत के समय किसी ने सोचा तक नहीं था कि पृथ्वी दिवस दुनिया के सबसे बड़े नागरिक आयोजन का रूप ले लेगा। वर्ष 2020 के लिए पृथ्वी दिवस का मुख्य विषय जलवायु परिवर्तन के बारे में कार्रवाई। जलवायु परिवर्तन आज समस्त प्राणी जगत के अस्तित्व के लिए बड़ी चुनौती है। जलवायु परिवर्तन के कारण मानव स्वास्थ्य पर पड़ रहे प्रभाव को लेकर पर्यावरणविद चिंतित हैं। न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में जनवरी 2019 में प्रकाशित एक बहुचर्चित शोध पत्र में जलवायु परिवर्तन और मानव स्वास्थ्य के संबंध को रेखांकित करते हुए कुछ चौंकाने वाले तथ्य प्रस्तुत किए गए थे। अब सोच लीजिए, जो प्रकृति हमें सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट दी है, चाहे वाटर हो, चाहे पेड़ पौधे हों, चाहे एनर्जी हो, सारी चीज़ें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दी गई है। उसके बाद वो अलग चीज़ है कि इंसानों ने उसके रूप को रूपांतरित करके पानी को बोतल में बेच रहा है, तो ऊर्जा को किसी और माध्यम में बेच रहा है। पर एक चीज़ और भी हमारी प्राथमिकता बनती है कि हम इनको बचाने के लिए हम क्या प्रयास कर रहे हैं, और हम इनको बिखराल बनाते चले जा रहे हैं। आप देख सकते हैं जंगलों को काट कर मकान बना रहे हैं, कंपनियां लगा रहे हैं। ठीक, कि ऐसी तमाम तरह की ज़मीनें उपलब्ध हो सकती हैं, पर नहीं। ठीक, और उसके बाद देख सकते हैं किस तरह से हम तालाबों को, नदियों को दूषित कर रहे हैं। कुछ नदियां तो इतनी दूषित हो गई हैं कि वो आज उनके सामने जो है संकट ये आ गया कि मैं हूँ या नहीं हूँ, उनके अस्तित्व को लेकर मतलब संकट आ गया है। तो उसके लिए सबसे पहले अगर किसी ने काम किया तो दोस्तों 1970 में 2 करोड़ लोगों ने, अमेरिका के लोगों ने लोगों को अवेयर किया, जागरूक किया कि पर्यावरण को बनाए रखने के लिए हम सबको मिलकर अपनी तरह से योगदान देना पड़ेगा।
1971 से 2010 की अवधि में वातावरण सतह के निकट के समुद्री तापमान में हुए परिवर्तन में से 2/3 बदलाव मानवकृत जलवायु परिवर्तन का नतीजा थे। सोचिए, हम लोग जो गाड़ियाँ चला रहे हैं, जो कार्बन उत्सर्जन कर रहे हैं, ये सब क्या चीज़ें हैं? ये सब मानवकृत ही है ना। मतलब हम पर्यावरण को इतना नुकसान पहुंचा रहे हैं कि हज़ारों लाखों पेड़ काटते चले जा रहे हैं। यहाँ तक कि पेड़ों की भी आबादी कम हो गई है और कुछ तो उनकी जातियाँ भी ख़त्म कर दिए हैं, हम लोग विलुप्त कर दिए हैं। क्या हमारा उद्देश्य, हमारा कार्य नहीं कि हम कुछ पेड़ों को लगाएं, कुछ पौधों को लगाएं आने वाले जनरेशन के लिए? आज पेड़ पौधों के नाम पे लोग झाड़ियाँ लगा रहे हैं, देख सकते हैं हाईवे के बगल में। अरे लगाना तो महाराष्ट्र सरकार जैसे लगाइए, बरगद लगाइए, पीपल लगाइए कि कम से कम 100 साल तक तो चले। अगस्त 2018 वह लगातार 406वां महीना था जब औसत वैश्विक तापमान सदियों से चले आ रहे हैं औसत तापमान से कहीं अधिक था। औसत वैश्विक तापमान 0.2 डिग्री सेल्सियस प्रति दशक की दर से वृद्धि हो रही है। औद्योगिकरण पूर्व काल में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर 280 ppm पार्ट पर मिलियन था, जो अब 410 ppm तक पहुंच गया। स्थिति सचमुच भयानक है। यदि दुनिया के सभी देश पेरिस समझौते के अनुसार ग्रीन हाउस गैसों को कम करने के लिए निर्धारित कदम उठाने भी लगे, तब भी वह 2100 तक दुनिया के तापमान 3.2 डिग्री सेल्सियस की अतिरिक्त वृद्धि हो जाएगी। लोग कहते हैं ना ग्लेशियर पिघल रहा है, इसका मतलब आप समझें। ग्लेशियर पिघलने का मतलब ये हुआ कि दोस्तों, जैसे ही जो लेयर है वायुमंडल में, जो परतें हैं, जैसे उनका टेम्परेचर बढ़ेगा या फिर उनका लोप होता जाएगा ना, तो क्या होगा दोस्तों, तमाम तरह की समस्याएं होंगी। अल्ट्रावायलेट किरणें सीधे आएंगी इंसानों के शरीर पे, उसके बाद तमाम तरह की स्किन से रिलेटेड डिजीज़ उत्पन्न होंगी, प्रॉब्लम होंगी। और जो ग्लेशियर है, जो नॉर्थ पोल में और साउथ पोल में है, जिसकी वजह से दोस्तों एक तरह से कह सकते हो पृथ्वी का कवच है, वो मेंटेन करता है वाटर फैसिलिटीज़ को। तो दोस्तों जैसे ही वो पिघलने लगेगा ना, तो पूरे पृथ्वी पे एक अनिश्चित अनसर्टेन इन्वायरमेंट बनने लगेगा। कब सर्दी होगी, कब बारिश होगी, किसी को नहीं पता। और ये भी स्थिति उत्पन्न हो सकती है कि बारिश ही ना हो, सूखा ही पड़ जाए, या फिर इतनी बारिश हो जाए कि भारत ही बह जाए, पूरा देश पृथ्वी बह जाए, ये स्थिति भी आ सकती है। या फिर जब जैसे जैसे ग्लेशियर पिघलेगा, समुद्र का तापमान बढ़ेगा, उसका जल स्तर बढ़ेगा, तो जो किनारे किनारे जो द्वीप हैं, जो देश है, वो तबाह हो जाएंगे, डूब जाएंगे। ठीक है। उसके बाद है जलवायु परिवर्तन का मानव स्वास्थ्य पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। विश्व के अनेक भागों में पड़ने वाली तेज गर्मी और लू के थपेड़ों का सीधा संबंध जलवायु परिवर्तन से है, और ये परिस्थितियां लाखों लोगों की जानलेवा बन जाती हैं। जलवायु परिवर्तन ने अनेक बीमारियों के प्रसार को भी बढ़ावा दिया है। मलेरिया, डेंगू जैसी बीमारियों का इसी का नतीजा कि इसके अलावा जलवायु परिवर्तन से श्रमिकों के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है और इससे उत्पादकता प्रभावित होती है। इस प्रकार यह किसी देश की अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित करता है। लाइसेंट प्लेटनरी हेल्थ में दिसंबर 2018 में प्रकाशित एक विश्लेषण में विश्व के 30 देशों में 40 विभिन्न व्यवसायों में कार्यरत करीब 45 करोड़ श्रमिकों पर किए गए अध्ययन के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया कि उष्ण परिस्थितियों में कार्य करने वाले श्रमिकों की उत्पादकता ठंडे देशों में कार्य करने वाले श्रमिकों की तुलना में कम होती है, और इन श्रमिकों में किडनी संबंधी समस्याएं, पानी की कमी जैसी स्वास्थ्य समस्याएं ज़्यादा होने का खतरा ज़्यादा रहता है। तो एक चीज़ याद रखिएगा, यदि आप दूषित पानी पीते हैं या फिर पानी कम पीते हैं, तो उसके बाद आपके जो किडनी है उसमें स्टोन बनने लगेगा, या किडनी से संबंधित बीमारियां तब स्टार्ट होती हैं दोस्तों जब आप दूषित पानी या कम पानी पीते हैं। तो स्वच्छ पानी पिएं और ज़्यादा मात्रा में पानी पिएं, तकरीबन 8 से 9 लीटर पानी पिएं। जैसे जैसे वैश्विक औसत तापमान बढ़ेगा, गर्म हवा चलने की आवृत्ति और समय में वृद्धि होती जाएगी। इन परिस्थितियों में हमारा शरीर हमारी रक्षा के लिए प्रतिक्रिया करेगा और हमारी श्रम करने की क्षमता घटेगी। विश्व बैंक का भी अनुमान है कि जलवायु परिवर्तन के कुप्रभावों के कारण 2030 तक पूरी दुनिया में करीब 10 करोड़ लोग चरम निर्धनता की स्थिति में पहुंच जाएंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जलवायु परिवर्तन के कारण विश्व में होने वाली वयस्कों की मृत्यु संबंधी अपने पिछले आकलन को सुधारा है। अब WHO को संशोधित अनुमान है कि जलवायु परिवर्तन के कारण खाद्य आपूर्ति पर पड़ने वाला विपरीत असर ही सन 2050 तक विश्व में करीब 5.5 लाख वयस्कों की मृत्यु के लिए उत्तरदायी होगा। सन 2030
से 2050 के बीच तेज गर्मी और लू के प्रभाव, बच्चों की मृत्यु दर, मलेरिया, डायरिया और डेंगू जैसी बीमारियों के बढ़ते प्रकोप और तटीय क्षेत्रों में आने वाली बाढ़ के कारण प्रति वर्ष 2.5 लाख लोग मारे जाने का डर है। देखिए, इतनी विकराल समस्याएं उत्पन्न हो सकती है यदि हम पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं, यदि हम पृथ्वी के टेम्परेचर को बढ़ाते हैं। ठीक है, तो कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जिस पे लगाम लगाने की आवश्यकता आ गई है। यदि कोरोना जैसी महामारी के आने के बाद भी अगर दुनिया सचेत में नहीं होती है तो दोस्तों परिणाम बहुत भयानक होगा। आने वाला जो समय हो बहुत ही दुखदाई है। इसमें बता रहा सीधे कितनी तेज़ और गर्म हवाएं चलेंगी कि लोग झुलस जाएंगे। पर्यावरण विशेषज्ञ WHO के इस अनुमान को पुरानी आकलन पद्धति पर आधारित मानते हैं, क्योंकि इसमें अन्य पर्यावरण संबंधी स्वास्थ्य समस्याएं, बीमारियों, विपरीत मौसम के कारण स्वास्थ्य सेवाओं के बाधित होने के फलस्वरूप होने वाली मृत्यु के आंकड़े शामिल नहीं हैं। भारत की जनजीवन और अर्थव्यवस्था को जलवायु परिवर्तन बहुत गहराई से प्रभावित कर रहा है और देश में 70 करोड़ से ज़्यादा लोग आजीविका के लिए निर्भर हैं। भारत विश्व की ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन का 4.5% हिस्सा उत्सर्जित करता है। जलवायु परिवर्तन से सूखे और बाढ़ की हालत बनते हैं, जिनका सीधा प्रभाव किसानों पर पड़ता है। देश की 7,500 किलोमीटर लंबे तटीय इलाके और इन पर बसे हुए देश के प्रमुख शहर भारत का जलवायु परिवर्तन के लिए अत्यंत संवेदनशील बनाते हैं। हमारे सारे प्रमुख बंदरगाह समुद्र सतह के 1 मीटर या उससे भी कम ऊंचाई पर स्थित है। ग्लेशियरों पर बर्फ की परत के पिघलने और समुद्री तापमान वृद्धि के कारण समुद्र के स्तर में वृद्धि मुंबई, चेन्नई, कोलकाता जैसे महानगरों के लिए खतरा बनी हुई है। खारे पानी का प्रयोग भी एक समस्या है, मछुआरों के लिए कठिन हुआ है। हम अभी तक ऊर्जा के उत्पादन के लिए जीवाश्म ईंधन पर भी निर्भर हैं और अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में हमारी प्रगति धीमी है। अमेरिकी सरकार के एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2013 में भारत की 44% ऊर्जा कोयले से प्राप्त हुई है, जबकि अक्षय ऊर्जा का उत्पादन केवल 3% रहा। पेरिस स्थित अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का आकलन है कि इस वर्ष के अंत तक भारत चीन के बाद कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक और विश्व का सबसे बड़ा कुल आयातक देश बन जाएगा। जलवायु संकट ने भारत की अर्थव्यवस्था को न केवल 31% छोटा कर दिया है, बल्कि आर्थिक असमानता को भी बढ़ाया है। विश्व बैंक का यह आकलन है कि 2050 तक जलवायु परिवर्तन हमारी GDP में 3% की कमी ला देगा और हमारी आधी आबादी के जीवन स्तर को नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा। पिछले 2 दशकों में जलवायु परिवर्तन के कारण कई आपदाओं की वजह से भारत की अर्थव्यवस्था को 79 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है। केवल 2010 से 2050 की अवधि में जलवायु परिवर्तन के कारण पैदा हुई प्रकृति में आपदाओं के निपटने में ही भारत सरकार को 30 अरब डॉलर के बराबर राशि खर्च करनी पड़ी थी। हालात बता रहे हैं कि हमें अब पर्यावरण को बचाना है, तभी धरती बच पाएगी और हम प्राकृतिक आपदाओं को कम कर पाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। नमस्कार। इस लेख से संबंधित किसी प्रकार की कोई समस्या तो ज़रूर आप बताएं, कोई सुझाव तो ज़रूर बताएं।